एक सन्नाटे भरे रात में आप अपने खिड़की खोलते हैं और बाहर झांकते ही आपको ये ख्याल आता है कि सूरज तो ठीक है, वो जलता हुआ गोला सदियों से आसमान में लटका है, लेकिन ये चांद, ये तो धरती की साथी है हमेशा से। वो चांद रात की खामोशी में चमकने वाला एक जादुई दिया, जिसकी सफेद रोशनी में हम बचपन की कहानियाँ सुनते थे। सदियों से इसी चांद की रोशनी में कवियों ने प्यार के नज़्में लिखे हैं, कलाकारों ने इसकी खूबसूरती को अपने कैनवस पर उतारा है, मगर ये खूबसूरत चांद आया कहाँ से होगा? आज आपको एक ऐसे ग्रह से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी मौजूदगी कभी आसमान में नहीं दिखी, मगर जो पर्दे के पीछे रहकर चांद की मौजूदगी का कारण बना था। अंतरिक्ष का वही अनजान प्लैनेट थिया था। ये कहानी है अरबों साल पहले की, जब धरती अकेली थी। सूरज के चारों तरफ कई सोते सोते ग्रह और सताने घूम रहे थे। ये सब आपस में टकराते रहते थे और मिलकर बड़े ग्रहों का निर्माण कर रहे थे। इसी प्रोसेस का हिस्सा माना जाता है थिया प्लैनेट को। शायद अंतरिक्ष की गलियों में अपना रास्ता बनाता हुआ थिया किसी तरह धरती की गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आ गया। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती गई, दूरी घटती गई और आखिर में कोलैप्स। ये टक्कर चांद की कहानी का सबसे अहम मोड़ है, क्योंकि इस टक्कर ने धरती के एक बड़े हिस्से को शोध किया, जिससे वो टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यही टूटे हुए टुकड़े धीरे धीरे जमकर गुरुत्वाकर्षण के खिसाब में पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा और हमारे चांद के रूप में चमकने लगा। वैसे तो चांद के बनने का कई सारे साइंटिफिक थ्योरीज है, लेकिन इस थ्योरी में ऐसा क्या है जिसे सबसे ज्यादा साइंटिफिक सपोर्ट मिलता है? अगर इस थ्योरी में ही ज्यादातर पॉसिबिलिटी है, तो फिर पृथ्वी से टकराव के बाद क्या पूरी तरह से थिया का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, या अपने रहस्य को लेकर ये अंतरिक्ष में कहीं गुम हो गया? आखिर थिया कहाँ से आया था, कैसा दिखता था, कितना विशाल था? क्या इस टकराव के पीछे जुपिटर का कोई हाथ था? अगर थिया की मौजूदगी सिर्फ इमेजिनेशन थी, तो अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे ऐसा क्या है जो पृथ्वी से थिया की टकराव का सबूत देते हैं? तो कुछ मिनटों की इस कहानी में हम जानने वाले हैं कि कैसे अंतरिक्ष में भटकता हुआ कोई ग्रह चांद की मौजूदगी का कारण बना था। साल 1969 अपोलो 11 मिशन के तहत इंसानों ने पहली बार जाकर चांद पर कदम रखा। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स चांद की जमीन से जो सैंपल लाए थे, उनकी जांच से पता चला कि इनमें पाए जाने वाले पदार्थ पृथ्वी की सतह से काफी मिलते जुलते थे। ये इस बात की तरफ इशारा करता था कि हो सकता है ये चट्टान के टुकड़े वाकई में उसी बड़े टक्कर से पृथ्वी से निकला हो जो ग्रेट जायंट इम्पैक्ट थ्योरी बताती है। उसके बाद मानो अपोलो मिशन की दौड़ शुरू हो गई। साल 1969 से 1972 तक एक के बाद एक कोल से सफल मिशन चांद तक पहुँचे, साथ में एस्ट्रोनॉट्स भी। पहले अपना सौरमंडल इतना शांत नहीं था। जब सब कुछ बन रहा था, तब बहुत सारी चीजें इधर उधर भाग रही थी, बहुत ही तेज रफ्तार से। अपनी पृथ्वी भी नई नई बनकर तैयार बैठी थी। अभी तो इसका लावा भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था। ग्रहों की कक्षाएं अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई थी। शायद ये पृथ्वी के ही आसपास कहीं भटक रहा था। हो सकता है आगे या पीछे, या सूरज के चारों ओर एक स्थिर स्थान जिसे लैग्रांजियन पॉइंट कहते हैं, शायद ये वहाँ से आया था। लेकिन किसी बड़े ग्रह, शायद वीनस या जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण के खींचतान ने थिया को डगमगा दिया होगा। धीरे धीरे थिया अपनी ऑर्बिट से हटकर पृथ्वी की ओर आ गया होगा और फिर कोलैप्स। ये भी मुमकिन है कि थिया हमारे सौरमंडल का कोई आवारा ग्रह रहा हो। शुरुआती सौरमंडल में कई छोटे ग्रह घूम रहे थे। हो सकता है थिया ऐसे ही किसी आवारा ग्रह से टकराकर अपनी दिशा बदल दिया हो और फिर पृथ्वी से आ टकराया। अगर ऐसे टकराने से चांद बनना था, तो उसका करीब 60% हिस्सा थिया होता। लेकिन चांद का मटेरियल तो पूरा पृथ्वी जैसा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि टकराने के बाद थिया का क्या हुआ होगा? अब थिया तो रही एक इमेजिनरी चीज, जो हमें पता भी नहीं कि थिया कैसा था, किस चीज से बना था। वैसे तो चांद का डेंसिटी पृथ्वी से कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पृथ्वी की बाहरी सतह से बना है। थिया ने टकराकर पृथ्वी के बाहरी सतह को ही उधेरा था, अंदर की घने पट्टी को नहीं। पृथ्वी के बाहरी एलिमेंट्स कम घने हैं, जबकि अंदर ज्यादा घने, इसलिए चांद कम घने एलिमेंट्स से बना है। अगर ये टक्कर नहीं होती, क्या होता अगर थिया सोलर सिस्टम का 5वीं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता? ये तो काफी फिल्मी बात हो जाएगी। अगर थिया धरती का पड़ोसी बनकर रह जाता,
तो ये पूरा सोलर सिस्टम ही अलग दिखाई देता, जहाँ सूरज तो होगा लेकिन चांद नहीं। पर चलो थोड़ा इमेजिनेशन ही कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आसमान में एक और चमकता हुआ तारा दिखाई देता। रात का नजारा तो और भी खूबसूरत हो जाता। ये नया ग्रह पृथ्वी से थोड़ा छोटा या बड़ा हो सकता था, ये तो ठीक पता नहीं चलेगा। अगर ये प्लेनेट धरती से काफी मिलता जुलता होता तो शायद वहाँ भी जीवन पनपने की पॉसिबिलिटी रहती। तब टेलीस्कोप से हम वहाँ की हवा, बादल और शायद किसी ओशन की झलक भी देख सकते थे। वैज्ञानिकों को तो धरती जैसी किसी और ग्रह पर जीवन तलाशने की खोज में काफी मदद मिल जाती। 2 ग्रहों का होना मतलब आसमान में ग्रहों की आपसी खींचतान थोड़ी ज्यादा होती। इससे शायद धरती की मौसम में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता। हो सकता है कभी तूफान ज्यादा आते या फिर कुछ जगहों में ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी पड़ती। अगर टक्कर नहीं होती तो थिया के लिए पृथ्वी के ठीक बगल में एक सूटेबल ऑर्बिट में बने रहना मुश्किल होता। पृथ्वी और वीनस की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आखिर में थिया को अनस्टेबल कर देते और उसे किसी और प्लेनेट से टकराने या सूरज की ओर गिरने का कारण बनते। ये सच है कि किसी प्लेनेट की बनने की प्रोसेस आमतौर पर टकराहटों और अंतरिक्ष के मलबे के साथ जुड़ने के जरिए से ही होती है। ये मुमकिन नहीं लगता कि थिया किसी तरह इस प्रोसेस से बची रहेगी और एक अलग प्लेनेट बनी रहेगी। तो थिया के हमारे सोलर सिस्टम की 5वीं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बनने की चांसेस ही नहीं है। ये तो बस पृथ्वी से टकराकर हमारे मून के बनने का कारण बना था। करीब 4.5 बिलियन साल पहले जब थिया नई बनी धरती से आकर टकराई तो थिया के कई टुकड़े हो गए और पृथ्वी की बाहरी सतह के टुकड़े भी उखड़ गए। ये जो ग्रेट जाइंट इम्पैक्ट था, डायनासोर्स को खत्म करने वाले इम्पैक्ट से 10 करोड़ गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अब इस टक्कर से पैदा हुआ मलबा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने लगा। सभी एक ही ऑर्बिट में था और गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में ये सारे टुकड़े एक दूसरे के पास आकर चिपक गए और एक गर्मा गर्म गेंद में तब्दील हो गए। वो गेंद का लावा ठंडा हुआ और इससे भी कई चीजें टकराई जिससे इसमें दाग बन गए। ऐसे ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता हुआ ये गोला आज हमारे सामने शांत बनकर खड़ा है। पृथ्वी और चंद्रमा के इतिहास के एक अहम सबूत के तौर पर वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदर भी थिया के अवशेष होने के सबूत मिले हैं। थिया के पृथ्वी से टकराने का नतीजा शांत तो रहा, लेकिन थिया का ज्यादातर हिस्सा पृथ्वी में समा गया। एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पृथ्वी के मेंटल में मौजूद लार्ज लो वेलोसिटी प्रोविंसेस के 2 विशालकाय स्ट्रक्चर असल में थिया के ही अवशेष हो सकते हैं। रिसर्चर्स ऐसा दावा करते हैं कि ये दोनों ही LLBP का साइज मून से 2 गुने आकार का है। इनकी खोज 1980 के दशक में हुई थी, जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर से ट्रेवल करने वाले साइस्मिक वेव्स को कैप्चर किया तो पाया कि इन 2 विशाल क्षेत्र से होकर आने वाले वेव्स का बर्ताव नॉर्मल नहीं था। इन जगहों से गुजरने वाली तरंगों की बर्ताव में बदलाव का यही मतलब हो सकता है कि उन जगहों में अलग ही तरह के मैटर मौजूद है, क्योंकि वेव्स की मोशन टाइप्स ऑफ मैटर से इफेक्ट होती है जिससे वो गुजरते हैं। और वेव्स के धीमे होने का ये मतलब है कि यहाँ घना पदार्थ मौजूद है। ये दोनों जगह, एक अफ्रीका के नीचे और दूसरा पैसिफिक ओशन के नीचे मौजूद है। बस अनुमान है कि ये दोनों जगह लोहे के मैटर से भरपूर होने चाहिए, लेकिन ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स मौजूदगी में कैसे आई, ये तो दशकों से बहस का मुद्दा रहा है। लेकिन स्टडी से यही सुझाया गया कि ये स्ट्रक्चर्स थिया के ही अवशेष है। यह वही मास साइज बॉडी है जो पृथ्वी से टकराकर चांद को बनाया था।